Good morning, dear friend. Today we will read the second part of the lesson, The Diary of Annie Frank. So let us start it. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. और क्योंकि यदि मैं सीधी बात कहूँ तो किटी को सुनाई गई मेरी कहानियों का एक शब्द भी कोई नहीं समझेगा और बेहतर यह होगा कि मैं अपने जीवन के बारे में संक्षिप्त जो परिचय है वह उपलब्ध कराऊं। यद्यपि ऐसा करना मुझे पसंद नहीं है, ऐसा करना मैं पसंद भी नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी मैं अपना परिवार का एक छोटा सा परिचय आपके सामने देना चाहूँगी। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे फादर जो कि सबसे ज़्यादा एडोरेबल में सबसे ज़्यादा लविंग, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले मुझे फादर थे, जिनको कि मैंने देखा कभी, जिनको मैंने अभी तक अपने जीवन में सबसे प्यारा माना है, वह मेरे फादर मेरी फैमिली में थे। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वाज 36 एंड शी वाज 25। उन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक कि वे 36 के नहीं हो गए और मेरी माँ 25 की नहीं हो गई थी। यानी उसकी मदर की एज उस समय 25 ईयर्स की थी, उसके फादर 36 ईयर्स के थे। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। उसकी सिस्टर जिसका नाम मार्गोट था वह फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुई थी और 1926 को वो पैदा हुई थी। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929 और एनी फ्रैंक की डेट ऑफ बर्थ 12 जून 1929 उसने डिस्क्राइब की है। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। मैं जब तक 4 साल की हुई तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही। माई फादर माइग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे फादर उसके बाद हॉलैंड माइग्रेट हो गए, यानी हॉलैंड में जाकर के बस गए। कब? 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, ये उसकी मदर का नाम है, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। मेरे फादर के साथ में सितंबर में हॉलैंड आ गई। वाइल मार्गोट एंड आई वॉज सेंट टू एचेन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर। और जबकि मेरे को और मेरी सिस्टर को हमारी दादी के साथ रहने के लिए आचेन भेज दिया गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। मार्गेट उसके बाद दिसंबर में हॉलैंड चली गई और मैं फरवरी में अपने पेरेंट्स के पास पहुंच गई। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। और जब मैं पहुंची उस समय मार्गोट का बर्थडे था और मुझे वहाँ एकदम से टेबल पे प्लंक डाउन यानी एकदम से उछाल करके पटक दिया गया, टेबल पे रख दिया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। मैंने तुरंत ही मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में अपनी एजुकेशन स्टार्ट की और मैं क्लास 6 में जब तक नहीं आ गई, यानी कि मैं 6 वर्ष की आयु तक वहाँ रही। आई वॉज 6 एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। और उस समय मैं 6 साल की थी और मैंने फर्स्ट फॉर्म यानी पहली क्लास में एडमिशन लिया था। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिस क्यूपरस। और 6th फॉर्म यानी क्लास 6 में मेरी टीचर मिसिस क्यूपरस थी। द हेड मिस्ट्रेस, जो कि वहाँ की हेड मिस्ट्रेस भी थी, प्रधानाध्यापिका भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और साल के अंत में जब हम लोगों ने एक दूसरे से विदाई ली तो वो हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल थी, यानी कि हृदय विदारक विदाई थी। दोनों काफ़ी ज़्यादा रोए थे जब एनी फ्रैंक की क्लास 6 में एजुकेशन वहाँ कंप्लीट हो गई, उसे वह स्कूल छोड़ना पड़ा। तो उनकी टीचर मिसेस क्यूपरस और एनी फ्रैंक काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। यह समय 1941 की बात है। उसकी ग्रैंड माँ काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई और उनका एक ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन। इसलिए मेरा बर्थडे बिना कोई सेलिब्रेशन के ही निकल गया। मेरे बर्थडे पर कोई सेलिब्रेशन नहीं किया गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। मेरी ग्रैंड माँ की जनवरी 1942 में डेथ हो गई। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई नहीं जानता कि मैं अपनी ग्रैंड माँ से
कितनी बार याद करती हूँ और कितना ज़्यादा उन्हें लव करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intent to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest। 1942 में इस बर्थडे को दूसरों की कमी को पूरा करने के लिए मनाने का निश्चय किया गया था, ताकि बाकी कैंडल्स के साथ ही साथ दादी माँ की कैंडल भी जलाई जा सके, और ऐसा किया भी गया। उनकी ग्रैंड मदर की कैंडल भी उस समय लिट की गई, जलाई गई दूसरों की कैंडल के साथ में। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। हम 4 अभी तक भी अच्छे ठीक ठाक हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द solemn dedication of my diary। और यह स्थिति मुझे अभी प्रेजेंट में 20 जून 1942 की डेट पर ले आई है, जब अपनी डायरी के डेडिकेशन के लिए, उसके समर्पण के लिए मैंने उसको लिखना स्टार्ट किया है, उसको लिखना शुरू किया है। solemn मीन्स सिंसियर, डेडिकेशन मीन्स समर्पण। तो वह अपनी डायरी के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित हो चुकी है और उसने अपनी डायरी को लिखना स्टार्ट किया। इन विच वे से स्टार्ट टू राइट डायरी, लेट अस नो इट इन द नेक्स्ट पार्ट। डियरेस्ट किटी, प्यारी किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। हमारी पूरी क्लास जो है डर के मारे कांप रही थी। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स मीन्स डर से कांपना, ये शैकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस। The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teacher decided who will move up to the next form and who will be kept back। और उसका कारण क्या था कि आने वाली जो मीटिंग थी उसमें यह डिसाइड किया जाने वाला था कि कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन इस क्लास में रोका जाएगा। इसलिए हम सब काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, काफ़ी ज़्यादा भयभीत थे। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बैट्स, आधी से ज़्यादा क्लास बैट लगा रही थी, शर्त लगा रही थी। GN and I laugh ourselves silly at the 2 boys behind us, CN and Jax, who have stacked their entire holiday saving on their bet। GN और मैं अपने पीछे बैठे 2 लड़के CN व जैक्स की फुलिशनेस पे, उनकी मूर्खता पर हंसते हैं, जिन्होंने छुट्टियों की अपनी पूरी सेविंग को अपनी शर्त के दांव पर लगा दिया था। वो भी अपनी अपनी शर्त लगा रहे थे और उन्होंने बैट लगाई थी, और जो भी उन्होंने सेविंग की थी उसको उस समय उन्होंने दांव पे लगा दिया था। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। सुबह से रात तक तुम पास हो जाओगे, नहीं नहीं मैं नहीं होऊंगा, हाँ तुम, नहीं नहीं मैं नहीं। इस तरीके की बातचीत चलती रही। इवन GS pleading glances and my angry outburst can't calm them down। यहाँ तक कि जी की याचना भरी निगाहें और मेरी गुस्से से भरी भड़ास भी उनको शांत नहीं कर पाई। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the classes should be kept back, but teachers are the most unpredictable creature on the earth। ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है जो कि इसमें बताई गई है, क्योंकि पृथ्वी पर अध्यापक सबसे बड़ा ऐसा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर है, ऐसा प्राणी है जिसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता और कोई नहीं बता सकता कि कौन इस क्लास में रुकेगा और कौन अगली कक्षा में जाएगा। यदि आप मुझसे पूछें तो कक्षा में इतने बेवकूफ़ बच्चे थे जिनमें से कम से कम क्वार्टर को, यानी कि 1/4 को इसी क्लास में रोक देना चाहिए था। ड्यूमीज मीन्स इतने बेवकूफ़ थे, इतने मूर्ख बच्चे थे, जिनमें से 1/4 को, अबाउट अ क्वार्टर मीन्स 1/4 को उसी क्लास में रोक देना चाहिए था। शुड बी केप्ट बैक, इसी क्लास में रोक देना चाहिए था। लेकिन जो टीचर है, जो अध्यापक है, वो अनप्रेडिक्टेबल है, यानी उसके बारे में कोई, उसके व्यवहार के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इसलिए यह कहना मुश्किल था कि कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन इस क्लास में रुकेगा।
आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड एंड माई सेल्फ। मैं अपनी सहेलियों के बारे में और अपने बारे में ज़्यादा परेशान नहीं थी। वी विल मेक इट, हम तो पास हो ही जाएंगे, यानी हम तो ऐसा कर ही लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ। केवल एक विषय ऐसा था जिसके बारे में मैं श्योर नहीं थी, वो था मैथ का। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। केवल एक ही चीज़ थी जो हम कर सकते थे, वो था इंतज़ार। Until then we keep telling each other not to lose heart। और तब तक हम एक दूसरे को यह कहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे कि हार्ट लूज मत करना, यानी कि हिम्मत मत हारना। I get along pretty well with all my teachers। मैं अपने सभी अध्यापकों से अच्छे से रहा करती थी, यानी उनसे मेरी बहुत अच्छी बना करती थी, उनसे मेरा बिहेवियर काफ़ी अच्छा था। प्रिटी वेल मीन्स लगभग ठीक था, अच्छा था। दे आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वुमेन। मेरे 9 टीचर्स थे, जिनमें से 7 मैन थे, 2 वुमेन थी। मिस्टर केसिंग, द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ, वॉज अनॉयड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। श्रीमान केसिंग, मिस्टर केसिंग, जो कि एक ओल्ड फॉगी पर्सन थे। ओल्ड फॉगी मीन्स ओल्ड फैशन टाइप के पर्सन थे, जो कि पुरानी बातों को मानने वाले व्यक्ति थे और पुराने विचारों वाले व्यक्ति थे, और वो हमको मैथ पढ़ाया करते थे। वह मुझसे काफ़ी ज़्यादा अनॉयड रहा करते थे, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहा करते थे। और नाराज़ रहने का रीज़न क्या था? आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। कई बार चेतावनी देने के बाद में उन्होंने मुझे कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, एक ऐसे दिया और उसका सब्जेक्ट था ए चैटर बॉक्स, यानी कि चैटर बॉक्स मीन्स बातूनी। इस बात पे आप, इस सब्जेक्ट पे आप एक ऐसे लिख करके लेके आइए, ऐसा उन्होंने उसे पनिशमेंट दिया, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा क्लास में बातें किया करती थी। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? आप इस सब्जेक्ट पे क्या लिख सकते हैं? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। आई डिसाइडेड, मैंने ये निश्चय किया कि मैं इसके बारे में बाद में चिंता करूंगी। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। मैंने अपने नोटबुक में उस टाइटल को जोटेड डाउन मीन्स लिख लिया, राइट डाउन कर लिया। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। अपने बस्ते में अपनी कॉपी को घुसाया और बिल्कुल कीप क्वाइट मीन्स बिल्कुल चुपचाप रही। That evening after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye। और उस शाम जब मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, उस ऐसे के ऊपर मेरा ध्यान गया। जो ऐसे का जो नोट मैंने अपनी कॉपी में डाला था, उसके ऊपर मेरा ध्यान गया। caught my eye मीन्स मेरा ध्यान गया, मैंने उसको ध्यान से देखा। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen। मैं अपने फाउंटेन पेन के टिप को चबाते हुए उस सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। कोई भी व्यक्ति जो है, रैम्बल ऑन मीन्स लंबी चौड़ी बकवास लिख देना या फालतू की बातें लिख देना। टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, लंबी लंबी बातें लिख करके बीच बीच में गैप छोड़ देना रैम्बल ऑन कहलाता है। एनीवन कुड रैम्बल ऑन लीव बिग स्पेसेस, बीच में बड़े बड़े स्थान छोड़ करके बकवास लिख करके शब्दों के बीच में कोई भी इस ट्रिक को अपना करके इसको कंप्लीट कर सकता था। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन ट्रिक किस में थी, यानी कि होशियारी किस में थी? होशियारी इस बात में थी कि बातचीत की आवश्यकता को सिद्ध करने वाले जो तर्क हैं, जो कि आर्ग्यूमेंट हैं, जो कि कन्विंस कर सके, जिनसे कि मैं अपने टीचर को संतुष्ट कर सकूं, उन आर्गूमेंट को इस निबंध में लिखना, ताकि बातचीत की नेसेसिटी, बातचीत की आवश्यकता प्रूव हो सके, सिद्ध हो सके। ऐसे आर्गूमेंट, ऐसे तर्क देना, इस बात में चतुराई थी। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, तभी अचानक से मेरे दिमाग में एक विचार आया। क्या आइडिया आया? आई रोट द 3 पेजेस ऑफ मिस्टर केसिंग एंड हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। मैंने 3 पेज
लिखे, जो कि मिस्टर कैसिंग ने जो मुझे सब्जेक्ट दिया था उस सब्जेक्ट पे 3 पेजेस लिखे एंड आई वाज सेटिस्फाइड, और मैं इस बात से संतुष्ट थी, जो भी मैंने लिखा था उस चीज़ से मैं सेटिस्फाइड थी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ ए स्टूडेंट्स ट्रेट, मैंने इस बात पे आर्ग्यूमेंट किया था कि जो टॉकिंग है, जो बातचीत करना है, वो स्टूडेंट की एक ट्रेट है। ट्रेट मीन्स स्टूडेंट का एक गुण है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं इस पर नियंत्रण रखने का भरसक प्रयास करूंगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, एंड दैट्स देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। और उसके साथ ही उसने क्या लिखा, उसने यह भी लिखा कि लेकिन यह जो ट्रेट है, यह जो आदत है, उस आदत से मैं कभी अपने आप को क्योर नहीं कर सकती, अपने आप को मुक्त नहीं कर सकती। और क्यों नहीं मुक्त कर सकती? क्योंकि यदि ज़्यादा नहीं तो कम से कम मैं इतनी बातें तो करूँगी ही जितनी मेरी माँ किया करती थी, क्योंकि यह एक पैतृक गुण है जिसके बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मैं अपने आप को ज़्यादा क्योर नहीं कर सकती, बिकॉज दिस वॉज द हैबिट माई मदर टॉक, मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी। आई डिड इफ़ नॉट मोर, ज़्यादा नहीं तो उतनी तो कर ही सकती हूँ जितनी मेरी माँ करती थी, बिकॉज दिस इज़ अ इनहेरिटेड ट्रेट, यानी कि यह एक पैतृक गुण है। इसलिए बातचीत करना एक स्टूडेंट का गुण है और ये इनहेरिटेड ट्रेट है जो कि हमारे पेरेंट्स में आता है। मिस्टर कैसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, मेरे आर्ग्यूमेंट में मिस्टर कैसिंग खूब हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी ए सेकंड ऐसे, लेकिन मैं जब अपने तरीके से क्लास में फिर से बोलने लगी तो उन्होंने मुझे सेकंड ऐसे लिखने के लिए असाइन कर दिया, दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और इस बार का जो सब्जेक्ट था वह था इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, यानी ला इलाज बातूनी। इनकॉरिजिबल मीन्स जिसका इलाज नहीं किया जा सकता, जिसको क्योर नहीं किया जा सकता, जिसको सही नहीं किया जा सकता, ऐसा चैटर बॉक्स। आई हैडंट इट इन एंड मिस्टर कैसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। मैंने उसे उसी तरीके से लिख करके वापस मिस्टर कैसिंग को दे दिया, और मिस्टर कैसिंग को 2 लेसन तक शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं मिला, यानी मुझे टोकने का कोई बहाना नहीं मिला, यानी लगातार 2 लेसन्स तक मैं बिल्कुल शांत रही। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन he would finally had enough Anne Frank as punishment for talking in the class write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mr. Chatterbox. लेकिन तीसरी लेसन के दौरान वह ज़्यादा मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाए और क्लास में बोलने के पनिशमेंट के रूप में उन्होंने मुझे एक पनिशमेंट दिया और मुझे एक ऐसे लिखने के लिए कहा जिसका टाइटल था क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटरबॉक्स। द क्लास रोड मीन्स जोर से हंसी, ठहाका लगा के हंसी। आई हैड टू लाफ टू, मैं भी खूब हंसी। दो आई वुड नियरली एग्जस्टेड माई इंजेन्यूनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्सेस। इंजेन्यूटी मीन्स ओरिजिनलिटी एंड इनोवेटिवनेस। मुझे भी हंसना पड़ा, जबकि चैटरबॉक्स के पॉइंट पर मेरी जो ओरिजिनलिटी थी, मेरी जो बुद्धिमत्ता थी, मेरी जो प्रतिभा थी, वह बिल्कुल लगभग एग्जॉस्ट हो चुकी थी, थक चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। अब यह समय था कि कुछ अलग करना था, कुछ अलग हटके करना था। समथिंग ओरिजिनल, कुछ स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसा करना था जो कि ओरिजिनल लगे, जो कि मौलिक लगे। माई फ्रेंड सैनी हु इज़ गुड एट पोइट्री, मेरी फ्रेंड सैनी जो कि पोइट्री में, जो कि कविताएं लिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्ड्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। उसने मुझे ऑफ़र किया, उसने मेरे पास में यह ऑफ़र रखा, यह प्रस्ताव रखा कि इस निबंध को शुरू से अंत लास्ट तक एक पोएम के रूप में, एक वर्स के रूप में, वर्स मीन्स पोएम के रूप में लिखा जाए। और इस बात को सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। मिस्टर कैसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जॉक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। मिस्टर कैसिंग ने मेरे ऊपर एक
यह सब्जेक्ट देकर के एक मेरे साथ में भद्दा मजाक किया था, एक बेतुका मजाक किया था। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मैं इस बात में का प्रयास कर रही थी कि यह मजाक उनके ऊपर सटीक बैठ जाए, यानी कि यह उनके ऊपर मजाक बन जाए। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम कंप्लीट की। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, यह बहुत काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड फादर स्वान with 3 baby duckling who were beaten to death by the father because they quacked too much। यह जो पोएम थी यह एक मदर डक और फादर स्वान के बारे में थी, जिनके छोटे छोटे जो 3 बेबी डकलिंग्स थे, जिनको उनके पिता उनके फादर स्वान के द्वारा चोंच मार मार के सिर्फ इसलिए मार डाला गया क्योंकि वह बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक किया करते थे, बहुत ज़्यादा काँ काँ किया करते थे, इसलिए उनके फादर ने उन्हें मार दिया। लकीली मिस्टर केसिंग टुक द जॉक द राइट वे, और भाग्यवश मिस्टर केसिंग ने इस जॉक को सही तरीके से राइट वे में लिया, सही अर्थों में लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने क्लास के सामने भी इस पोएम को पढ़ करके सुनाया। एडिंग हिज ओन कमेंट, उन्होंने अपने खुद के कमेंट भी, अपनी खुद की जो उनकी टिप्पणियाँ थीं वो भी इसके साथ में ऐड कर दी। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरी अन्य क्लासों में भी इस कविता को सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से मुझे कभी भी क्लास में बातचीत करने के लिए नहीं टोका गया, मुझे क्लास में बातचीत करने के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया, और इस बात के लिए कभी कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी असाइन नहीं किया। ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर केसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जॉक्स दीज डेज, और इसके बजाय मिस्टर केसिंग आजकल बार बार मजाक करते रहते हैं। योर एनी, एंड इट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विथ स्लाइट एडेप्टेशंस। थैंक यू।